नमस्कार, स्ट्रीट मिल टीवी पे आप सबका स्वागत है। हमारा ये क्षेत्र एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारा यहाँ का मुख्य बिजनेस भी एग्रीकल्चर ही है। हमारे इस जिला के यूँ मैं कहूँ कि 75% लोग या उससे भी कहीं ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। उनके बिजनेस भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हैं। इसलिए स्ट्रीट मिल टीवी ने साडी खेती के नाम से एक कार्यक्रम आज शुरू किया है। पहली कड़ी में अब आज हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आजकल धान की बिजाई जोरों पर है। किसानों को पता होना चाहिए कि धान की कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र में कामयाब है और वो धान की बिजाई करते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करें, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ईल्ड निकले और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फसल के रेट मिले। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर गगनदीप जी। डॉक्टर गगनदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो आपने ये प्रयास किया, जो स्ट्रीट मिल टीवी जो आप लाए हमारे दर्शकों के बीच में, जो पॉपुलर भी बहुत हो रहा है, तो इस सब के लिए पूरे परिवार को और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आजकल धान की बिजाई शुरू हो गई है, तो आपसे पहला तो ये है कि धान की बिजाई करते समय जमीन को किस तरह से तैयार करें ताकि अच्छी उसका फुटाव हो। जैसा कि आपने बताया कि धान की बिजाई जोरों पर है, तो ये आप जानते हैं कि मुख्य फसल है हमारी जो हम इस सीज़न में लेते हैं। धान और कपास हमारी मुख्य फसलें हैं। तो पहले तो क्या था, हम जो एरिया हमारा इरिगेटेड नहीं था तो हम कपास की फसल अच्छी लेते रहे थे, मगर धीरे धीरे हमारे पास साधन होते गए तो कपास की जगह हमने मुख्य फसल धान को अपना लिया जी। इसमें क्या हो रहा है कि जो पानी का स्तर था वो अब हम उसको एक हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम मुख्य फसल को लेते हुए अपने जल स्तर जो हमारा सीमित होता जा रहा है वो मेंटेन रहे। जी जी। तो उसके लिए हम थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले जो आपने पूछा कि उसके लिए कैसी खेत की तैयारी करनी चाहिए जी। जो धान की फसल है, मुख्य इस पानी वाली फसल है, इसको हम मध्यम से जो हैवी सॉइल्स है उसमें अच्छी तरह बिजाई कर सकते हैं। जो अच्छी फसलें हैं, जो रेतली सॉइल है, जो रेतली भूमि है, उनमें इनकी फसल, धान की फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो इसे मुख्य हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मध्यम से अच्छी भारी भूमि है जिसे हम बोल देते हैं, उन भूमि में ही हम धान की बिजाई कर सकते हैं। क्या कोई जमीन और किस्म का भी हिसाब होता है कि इस जमीन पे ये वाली अगर वैरायटी बीजी जाए तो ज्यादा फायदे में रहेगी? मुख्यतः हमारे जो हम फसल की बिजाई करते हैं धान की, तो दो तरह की वैरायटियां हम हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। एक तो परमल पीआर ग्रुप बोल देते हैं हम, जी जी जी, और जो सरकार खरीद करती है जिसकी एमएसपी, और दूसरा है जो बासमती ग्रुप, जो इसकी सुगंधित जो स्टेपल फूड है उसकी वजह से ये काफी फेमस है जी। तो जो पीआर ग्रुप है इसके लिए जो किस्में हैं इनको हम अगेता बिजाई करते हैं क्योंकि ये मध्यम से लंबी ड्यूरेशन की होती हैं। तो इनकी बिजाई हमें अगेती करनी पड़ती है। और जो बासमती ग्रुप है, अगेती से आपका प्राय कब शुरू करें वो बिजाई, कौन से मंथ से, क्या डेट से शुरू करें ताकि जो हरियाणा सरकार ने इसके मद्देनजर की हम जो भूमि का जल स्तर है उसको मेंटेन रख पाए, तो 15 जून इसका टाइम रखा है ट्रांसप्लांटिंग का। जी जी। और उसका जो नर्सरी का रेजिंग का टाइम है वो 15 मई से है। 15 मई से पहले ये इलीगल है कि कोई भी किसान भाई इसको लगाता है अपने खेत में, नर्सरी रेज करता है और 15 जुलाई से जून से पहले अगर वो धान की रुपाई करता है तो वो इलीगल है। जी जी जी, कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। तो अब तो फिर सही समय कह सकते हैं कि इस टाइम पीआर ग्रुप का सही समय है। 15 तारीख के बाद से लगभग बिजाई जोरों पर है और काफी हिस्से में बिजाई हो भी चुकी है। नहीं, बिजाई करते समय वो जमीन में क्या क्या फर्टिलाइजर डालें ताकि उसका अच्छा उसको यील्ड मिले? तो वैसे तो जो खेत तैयार करना होता है उसको सॉइल टेस्ट बेस पे जो हमने खुराक की उसकी
पूर्ति है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट डालना है, तो वो सोयल हेल्थ कार्ड बनवाना चाहिए किसान भाइयों को, ताकि सोयल की टेस्टिंग करवानी चाहिए कि उस जमीन में क्या क्या कमी है। हाँ जी, अपनी जो जमीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम वही देने चाहिए। मगर उसके बावजूद तो यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ब्लैंकेट रिकमेंडेशन दी हुई है फसल के अनुसार, वो एवरेज बेसिस पे हम आपको बता देते हैं। जी जी जी। जो इसकी मध्यम बिजाई वाली, मध्यम ड्यूरेशन वाली जो किस्में हैं, उनके लिए जो खाद की रिकमेंडेशन है वो अलग है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है जी। और जो अगेती या कम ड्यूरेशन वाली ये हैं वैरायटीज हैं, उनके लिए खाद का थोड़ा जो रिकमेंडेशन है वो अलग है। अगेती में कौन कौन सी किस्में आ जाती हैं डॉक्टर साहब? अगेती में सर जैसे पीआर ग्रुप सारा अगेता आ जाता है, वो 15 जून से उसकी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट है। जी जी। तो अगेती में कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करें? जो वैरायटियां हैं वो है पीआर में पीआर, HKR 145, 126, IRC, ये वैरायटियां हम अगेती लगाते हैं। इनके लिए जो रिकमेंडेशन है खाद की, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जी, तो उसको हम यूरिया के रूप में देते हैं जी, उसका लगभग 2.5 बैग का रिकमेंडेशन है, 130 किलो पर एकड़ के लिए। और जो फास्फोरस पनीरी लगाने से पहले 130 किलो वो खाद डाले। हाँ जी, उसको हम इकट्ठा नहीं डालते, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे कैसे डालना है। जो टोटल एक रिकमेंडेशन है वो हम बात कर लेते हैं। जी जी जी। जो यूरिया है वो 130 किलो, और ज़्यादातर इसमें एक फास्फोरस की जरूरत रहती है, जो हम DAP या SSP के रूप में देते हैं। DAP जो भारी ज़मीनें हैं, जो अपनी आसपास की ज़मीनें हैं, उनमें रिकमेंडेड नहीं करते, फार्मर्स प्रेफर नहीं करते, ताकि क्योंकि उसमें कई बार होता है कि पानी लगाने के बाद डालते हैं तो जाला बन जाता है ऊपर। ओके जी जी। तो इसलिए किसान डालते नहीं है DAP, तो उनके लिए SSP 3 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट जी, वो रिकमेंडेड है जी। और तीसरा है पोटाश की भी बहुत जरूरत रहती है इस फसल में, ताकि इसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो और लास्ट तक इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, गिरे नहीं धान। तो पोटाश की भी, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में डालते हैं 40 किलोग्राम, उसकी भी रिकमेंडेशन है। और तीसरा अपनी फसलों में खासकर धान की फसल में जिंक सल्फेट की रिकमेंडेशन है, 10 किलो जिंक सल्फेट डालना चाहिए। कई बार हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमने पिछली फसल में डाला था, गेहूं में डाला था, इस बार नहीं जरूर, मगर धान की फसल लगा रहे हैं तो हमें 10 किलो जिंक फॉस्फेट जरूर डालना, जिंक सल्फेट जरूर डालना, चाहे उसने गेहूं में डाला है तो धान में भी जरूर डाले। अब तो बल्कि 20 किलो तक की इसकी रिकमेंडेशन आ चुकी है कि 20 किलो भी इसमें डाला जा सकता है जिंक सल्फेट को। और तीसरा हम देखते हैं कई बार धान की फसल में एक सफेदपन दिखता है खेत के अंदर। हाँ जी। तो वो शो करता है कि इसके अंदर आयरन की कमी है, लोहे की कमी है। तो वो आयरन मार्केट में बना बनाया भी तैयार मिलता है, उसको 0.5% स्प्रे कर सकते हैं बाद में। अच्छा। क्योंकि पहले डालते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा डलती है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि उसको आप 1 महीने के रुपाई के बाद उसको आयरन की स्प्रे करें। 0.5% का मतलब आधा किलो फेरस सल्फेट उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। और पंसारी की दुकान पे हरा कशिश के नाम से एक मिलता है, उसको भी फेरस सल्फेट ही है, उसका घोल बना के किसान भाई उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बेनिफिट है। जो भी ये तो अगेती किस्म की बात हो गई। हाँ जी, ये अगेती किस्म की बात है। और मध्यम जो किस्में हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की या बासमती की है, उनकी रिकमेंडेशन अलग है। तो उसके अंदर हम लगभग 105 किलो यूरिया, अच्छा जी, और SSP की डोज लगभग वही है, वही 3 बैग ही रहेगी, और जिंक और पोटाश की डोज भी वही है। अच्छा, वो यूरिया कम कर सकते हैं। वो आयरन भी उसी तरह से ही हाँ जी, 0.5 जो है आयरन उसका उपयोग कर सकते हैं 1 महीने के बाद। हाँ जी। तो इसमें डॉक्टर साहब खरपतवार ना हो उसके लिए भी कोई इंसेक्टिसाइड या कोई इस तरह की कोई दवाई है कि जिससे खरपतवार ना हो? धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण ही एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर पानी खड़ा करते हैं। क्योंकि जो पहले हमारे पास ऐसे खरपतवार नाशक नहीं थे, इसी वजह से जो धान की रुपाई है वो हम खड़े पानी के अंदर करते थे, ताकि खरपतवार को उगे नहीं। हाँ, और जो भी हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध थी वो खड़े पानी में ही असर करती थी। जी जी। अदरवाइज ये हमारी धारणा गलत थी कि हमें पानी खड़ा ही करना पड़ेगा। हाँ, आजकल जो DSR की टेक्निक आ रही है उसके अंदर हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है खरपतवार नाशक के लिए जिनके प्रयोग करके हम अपने खरपतवार को 90% तक कम कर सकते हैं। 90% जो खरपतवार है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो धान को हम जैसे गेहूं की फसल लेते हैं वैसे ही हम धान की बिजाई कर सकते हैं, मतलब कम पानी में। बिल्कुल सर। उसमें बचत ये है
एक तो पानी की जो समस्या है वो हल हो जाती है हमारी। ठीक है जी। और जब धान की रुपाई करते हैं उस टाइम लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, लेबर कम होती है, तो वो भी बहुत महंगी पड़ने लगी। तो वो भी हम धान की सीधी बिजाई करेंगे तो लेबर की समस्या भी कम हो रही है हमारी। तो क्या खरपतवार की क्या दवाई उपयोग करें और कब उपयोग करें? वो पहले बात करते हैं हम धान लगा रहे हैं पहले से जी, जिस जी। तरीके टेक्निक से लगा रहे हैं, तो उसके अंदर खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2 से 3 दवाइयां हैं जो आप उसको खड़े पानी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे प्रेटिला क्लोर रिफिट के नाम से अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल दवाई है। इसकी आप 800 ग्राम दवाई जी जी उसको आप खड़े पानी के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर खड़े पानी के अंदर रुपाई के 0 से 3 दिन के अंदर उसको आप खेत में डाल दीजिए। ठीक है जी। तो जो भी खरपतवार होंगे उसका नियंत्रण हो जाता है इससे। अच्छा। इसके अलावा अनिलोफॉस, ब्यूटाक्लोर, ये दवाइयाँ भी हैं, मगर आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में है, जो जिसका सही रिजल्ट आ रहा है, वो प्रेटिलाक्लोर का है, वो अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर साहब, जो डीएसआर की टेक्निक आई है सीधी बिजाई करने की, डायरेक्ट उसकी बिजाई करने की, क्या उससे खरपतवार पे नियंत्रण रहता है? जो फायदा है उसमें कोई? बिल्कुल सर। जो अब खरपतवार नाशी जिनकी बात आगे और थोड़ा हम जिक्र करेंगे जब डीएसआर की बात करेंगे तो जी जी जी। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे हम बिजाई करते हैं तो उसको 2 तरीके से बिजाई कर सकते हैं हम खेत की। एक तो खेत हमारा बिल्कुल लेवल होना चाहिए ताकि जब भी हम पानी लगाएं तो थोड़ा पानी उसमें रुके। तो उसके लिए 2 तरीके से बिजाई कर सकते हैं। एक तो हम समतल जमीन में तर-बत्तर से पहले पानी लगाएंगे, जब बत्तर आएगी जमीन तो उसके अंदर हम धान की बिजाई करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, हम सूखे उसमें भी बत्तर में कर सकते हैं, अगर सूखा जमीन है जैसे उसको गेहूं की करके, करते हैं। हाँ जी, गेहूं भी हम बत्तर में करते हैं, मगर धान की इसमें करना चाहें तो हम बिना बत्तर के सूखी जमीन में लेवलिंग करके सुहागा मार के उसके ऊपर सीधी बिजाई करेंगे। उसके जस्ट बाद हमें पानी लगाना पड़ेगा। उसमें सीधा धान का बीज ही डालना होता है? हाँ जी, बीज डालना पड़ेगा। ड्रिल से हम बीज डालेंगे। कितने किलो बीज 1 एकड़ में डलता है डीएसआर में? डीएसआर में 8 से 10 किलो बीज डलता है। उसको थोड़ा हमें बीमारी से शोधन के लिए उसको एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि पोलियो का टीका लगाते हैं जी जी जी। या वैक्सीनेशन करते हैं, तो ऐसे एक बीज की वैक्सीनेशन भी करनी पड़ेगी ताकि बीमारी ही ना आए। क्योंकि एक बार खेत में बीमारी आ जाती है तो वो पौधे जिसमें आई बीमारी उसको तो वो नुकसान करके चली जाएगी और हमारी ईल्ड पे उसका डायरेक्ट। क्या वो बीज को भिगो के रखना पड़ता है पहले? हाँ जी, उसका ये है कि सबसे पहले हम जो बीज लेके आते हैं, एक तो मान्यता प्राप्त सोर्स से लेना चाहिए जी। सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए, उसका पक्का भी लेना चाहिए ताकि हमारे पास खराब बीज ना आए। ठीक है जी। क्योंकि एक बीज ही ऐसी वो है जिसके ऊपर हमारी पूरे साल की खेती, पूरी खेती डिपेंड करती है। अगर बीज गलत आ गया तो वो पूरी की पूरी फसल हमारी खराब हो जाती है। लेकिन मार्केट में बड़े मिलते जुलते ब्रांड आए होते हैं जो डुप्लीकेट, उनसे कैसे बचे किसान? उसका यही है सर, एक तो आप जो एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनके आप टच में रहिए, उनसे आप मिलते जुलते रहिए। जो भी रिकमेंडेशन लेनी है, जो बीज की वैरायटी पूछनी है, उनसे पूछिए। जी जी। एक मान्यता प्राप्त जो सर्टिफाइड डीलर है उससे ही बीज लीजिए और उससे पक्का बिल लीजिए। कई बार वो कह देते हैं कि बिल क्या करें, हम बैठे हैं, हम ये करें, तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप तो बैठे हो, मगर पक्का बिल जरूर दे दीजिए। मतलब किसान बीज खरीदते समय बिल जरूर ले? बिल जरूर ले, सर्टिफाइड बीज ले, और जो भी चाहे उसका खुद का बीज है उसका फिर आके शोधन करे। उसके लिए धान के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक बाल्टी या किसी बर्तन में 10 किलो पानी लेके, 10 लीटर पानी लेके 1 किलो जो सादा नमक है, घर में मिलने वाला नमक, उसका घोल बना लिया जाए। ठीक है जी। उसके अंदर जो भी हम बीज लेके आए हैं, चाहे वो अपना बीज है या घर का बीज है या मार्केट से लिया, हाँ जी, उसके अंदर डिप कर दीजिए। ओके जी। डिप करने के बाद क्या होगा, जो बीमारी जनित है बीज है, बीमारी वाला बीज है, जो हल्का बीज है, खराब बीज है, वो ऊपर तैयार किया जाएगा। उसको हम हटा सकते हैं, छान के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मतलब बड़ी साधारण तकनीक है। बिल्कुल साधारण तकनीक है। किसान भाई इसको अपनाते नहीं है, अपनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसी से फायदा होगा कि जो बीमारी आने वाली है वो पहले ही बीज में निकल जाएगी, जो बेकार बीज है, जो बीमार बीज है। उस बीज को निकालने के बाद जो बाकी बचेगा बीज, उसको एक बार अच्छी तरह से धोना पड़ेगा 2 से 3 बार, ताकि उसके अंदर नमक निकल जाए। उसको साफ पानी से 2 से 3 बार उसको धोने के बाद उसका फिर हम करेंगे, बीमारी ना आए फंगस के लिए या उसके लिए बैक्टीरियल डिजीज के लिए उसका बीज उपचार करेंगे। तो उसके लिए सेम टेक्निक है, उसको उसी पानी के अंदर भिगा रहने दें। और बेविस्टीन एक दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति बीज के हिसाब से, और प्रति किलो, प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से 2 ग्राम जी। और 1 ग्राम
बैक्टीरियामाइसिन का टीका आता है, उसको भी साथ मिक्स करके उसके अंदर हम बीज को भिगो के रख देंगे। तो उसका टाइम वो भी पानी में मिक्स कर देना है? हाँ जी, पानी में मिक्स कर देना है, उसके अंदर बीज को डिप कर देना है और 24 घंटे तक उसको बीज को पानी के अंदर भिगा रहने देना है, उस दवाई के अंदर ही। तो वो जर्मिनेट नहीं हो जाएगा? नहीं, 24 घंटे में नहीं होगा, उसकी जो जर्मिनेशन बल्कि अच्छी आएगी इसकी। जब खेत में डालेंगे तो बहुत जल्दी उसका कोई उसमें फ्लावट नहीं आ जाएगी? नहीं आती। वो तो मशीनें बनी हुई है इसी तरीके से बनी हुई है। मतलब 24 घंटे में उसका कुछ ऐसा नहीं होगा। जी जी। 23 घंटे नहीं करने, हम 25 घंटे कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 24 घंटे जरूरी है? 24 घंटे जरूरी है। तो उसके बाद भी हम रिकमेंड करते हैं कि उसको छाया में रखे, गिल्ली बोरी उसके ऊपर डाल के रखो 1 दिन के लिए और अंकुरित होने दो उसको, ताकि अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए। तो जब हम डीएसआर के अंदर बिजाई करेंगे तो जल्दी उगाव में आ जाए। नहीं, बिजाई का भी कोई समय फायदेमंद है कि सुबह करें या शाम को करें? हाँ जी, दोपहर को नहीं करनी चाहिए, हम सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। नहीं, कई पीछे मैंने एक जगह सुना था कि वो कह रहे थे कि शाम को ज्यादा फायदा है करने का, उसकी कोई पीछे लॉजिक है? शाम को ये करने का होता है सर, उसके बाद शाम को रात को वातावरण ठंडा रहता है और उसमें थोड़ा अंकुरित होने में टाइम मिल जाता है, जर्मिनेशन ज्यादा हो जाता है। बाकी सुबह के टाइम भी करो तो मॉइस्चर होता है उसमें, हम ऊपर से कवर कर देते हैं। जब भी डीएसआर से बिजाई करते हैं तो उसके पीछे एक फट्टा लगा होता है जो सिंपल मशीन के पीछे, या एक सिस्टम बना होता है कि उसके ऊपर वो साथ साथ मिट्टी डलती जाती है, तो उससे अंकुरण सही होता है इसका। आजकल सरकार पानी बचाने पे बड़ा ध्यान दे रही है, तो इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट का भी कोई सिस्टम है कि कम से कम पानी यूज करें और ज्यादा फसल हो? जो धान की फसल हम अमूमन जो पहले टेक्निक से ले रहे थे, जो सरकार ने एक तो टाइम फिक्स किया, इसलिए किया है कि नॉर्मल टेक्निक से धान की जो उपज करते हैं हम, 1 किलो धान को पकाने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है। 4000? हाँ जी। ओके। और उसको थोड़ा अगेता बिजाई करेंगे हम, 15 जून के टाइम से हम थोड़ा पहले करेंगे तो 7000 लीटर तक चला जाता है। एक किलो बीज 7000 लीटर पानी लगता है। ये बड़ी चिंता की विषय है जी, बहुत चिंता का विषय है कि जो आगे वाले युद्ध होने वाले हैं वो पानी की वजह से ही होने वाले हैं। तो कैसे पानी बचाएं? वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट क्या है इसमें? तो एक तो मैंने आपको टेक्निक बताई कि जो डीएसआर टेक्निक है उसकी तरफ किसान थोड़ा अपना ध्यान दें, उसको टेक्निक को अपनाकर। ये टेक्निक हमने 2-3 साल पहले जब मैं फील्ड में था तो हमने लागू करवाई थी, मगर अपने किसानों का क्या कि जब तक पानी अवेलेबल है ना तो उनको उसकी चिंता या उसका नहीं पता, नहीं पता कि वो आगे क्या होने जा रहा है। अभी तक तो ट्यूबवेल है, चल रहा है, हर साल 10 से 20 फुट पाइप नीचे चली जाती है और पानी फिर आ जाता है। मगर जब ये समस्या आएगी कि पानी नहीं होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि हम अपने कितना हमने नुकसान कर लिया, आने वाली पीढ़ियों को विरासत में हम क्या देके जा रहे हैं। जी जी। तो पंजाब में अच्छी टेक्निक चल रही है, उन्होंने इसको अपनाया है और बहुत अच्छे ढंग से उसको। क्या टेक्निक है जिससे पानी बचाया जा सके जी? तो पानी का प्रबंधन ये है कि जो नॉर्मल जो हम धान लगाते हैं उसके अंदर पानी खड़ा करना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है कि उस टेक्निक में करना ही पड़ेगा। उसमें हम ये कर सकते हैं कि पानी ज़्यादा देर, जब शुरू का टाइम होता है जब हमने खरपतवार नियंत्रण करना होता है, उस टाइम पानी खड़ा रखें और उसको हर हफ्ते बदलते रहे, ज़्यादा देर खड़ा ना हो, क्योंकि गर्मी में वो गलने लग जाएगा। तो पानी मतलब क्या निकालते रहें? उसको निकालना ही पड़ेगा, हर हफ्ते या 10 दिन के बाद पानी उसको बदलना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद जब 6 हफ्ते का टाइम हो जाता है उसके बाद हम उसको पानी को निकाल सकते हैं और सिंपल धान की फसल वैसे ही रहेगी। कई बार पानी की कमी की वजह से हम देखते हैं कि बीच में दरारें पड़ जाती हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है? अगर 6 हफ्ते तक पानी खड़ा रहेगा तो दरारें, उसी पहले वाले 6 हफ्ते होते हैं जो दरारें आने का टाइम होता है, तो अच्छा। उस टाइम में हमने पानी का जो मैनेजमेंट है वो सही कर लिया, पानी लगा रहा, और बारिश के अनुसार हम उसमें पानी कम या ज़्यादा कैसे भी कर सकते हैं। 6 हफ्ते का टाइम क्रूशियल है, 6 हफ्ते पानी खड़ा रहना पड़ेगा उसमें। तो उसके बाद हम कितना गैप दे दे के पानी लगाएं? फिर जब पानी की जरूरत है इतना रहना चाहिए कि उसके अंदर दरार ना हो। मतलब क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं भी 1 इंच पानी खड़ा रहे या नहीं? उसमें ऐसा पानी खड़ा करने की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे थोड़ा पानी ऐसा हल्का हल्का रहे, जैसे मतलब हल्का पानी लगा दिया, चाहे रोज लगा दिया, हल्का पानी रोज नहीं, हफ्ते 10 दिन में पानी लगता है। हफ्ता 10 दिन में पानी एक बार लगा दिया, भरने की जरूरत नहीं है जैसे पहले भर के रखते थे पूरा, उससे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब हमने जमीन तैयार कर ली, बाद में भी जो खरपतवार आते हैं, जो मैंने शुरू में बताया आपको, जो खरपतवार के लिए दवाई बताई थी, उसके बाद भी खरपतवार आते हैं तो और भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में। जैसे नॉमिनी गोल्ड है जो 15 से 25 दिन के बाद उसका खरपतवार जो उगने लगते हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए। मतलब बीजने के 15 से 25 दिन के बाद करनी है। ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 25 दिन के बाद नॉमिनी गोल्ड 22 पैरीपैक उसके अंदर साल्ट होता जी। है, उसका 100 ग्राम का स्प्रे हम वो सिर्फ खरपतवार को ही नाश करती है वो? हाँ, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है वो, सिर्फ उनको सिलेक्ट करके खत्म करेगा, बाकी फसल को नुकसान नहीं होगा उसमें। तो डॉक्टर साहब हमने बिजाई भी कर ली और खरपतवार का भी मिटा दिया और पानी का भी मैनेजमेंट कर लिया। अब सवाल आता है कि हम देखते हैं कि जो किसान जो है ज़्यादा ईल्ड लेने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए नाइट्रोजन का, यूरिया का बहुत उपयोग करते हैं, हमने देखे हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि टोटल 130 किलो डालना है और वो 4-4 बैग, 5-5 बैग, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ज़मीन ठेके पे ली हुई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो अब उसमें ये बताएं कि उनको कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए ताकि उनको यील्ड भी मिल जाए और नुकसान भी ना हो। जो बात आपने पूछी थी शायद वो बीच में रह गई थी। जो यूरिया की डोज हमने बताई थी 130 किलोग्राम यूरिया की डोज है या 105 किलोग्राम है, उसको हमने 3 सप्लिट डोजेज में डालना है। उसके हमने 3 बराबर हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा तो हम बिजाई के टाइम में डालेंगे जब फसल खेत तैयार करते हैं, और उसके बाद जो बाकी डोज है उसको हम 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर डाल देंगे। उसमें 6 हफ्ते के बाद हमने उसके अंदर कोई खुराक नहीं डालनी, क्योंकि 6 हफ्ते के बाद हम खुराक डालेंगे, कोई खाद डालते हैं तो उसके बाद दोबारा से फुटाव शुरू हो जाता है, तो वो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अलग से कले फूटने लग जाएंगे, तो वो उसको कुछ धान पहले पक जाएगा, कुछ अभी चल रहा है, तो वो एक समान पकाव नहीं आता उसका फसल का। तो जो भी खुराक है, जो यूरिया है, जो रिकमेंडेड डोज रहेगी अगर हम फसल में देते हैं तो वो रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने काफ़ी लंबे समय की रिसर्च की होती है, उसके बाद ही एक डोज निकल के आती है, तो वो डोज उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहती है। उससे हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हमारा मन का ही वहम होता है कि हम अच्छी फसल ले लेंगे, मगर वो उसके अंदर या तो नुकसान करेगा, फसल अपनी ज़मीन को भी खराब कर रही होती है, और हरी फसल होगी तो अनावश्यक जो कीट है उनको भी अट्रैक्ट करती है। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा आएंगे और कीट अलग टाइप के ज़्यादा आएंगे, तो उसको नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे, मगर अपनी ईल्ड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि उसका एक और उपाय किया जा सकता है, अगर हमें लगता है कि थोड़ा नाइट्रोजन की कमी लग रही है या किसी खुराक की कमी है, तो उसको बाद में हम फोलियर डोज से स्प्रे करके उसको दे सकते हैं। बने बनाए मिक्सचर भी मार्केट में अवेलेबल है, अदरवाइज सस्ता हम अपने किसान भाई खुद भी कर सकते हैं। जो जिंक सल्फेट है जी, 21% मूनक वाली जिंक बोलते हैं हम उसको, तो वो जिंक का आधा किलो हम लेके बिल्कुल तोल के, अंदाजा नहीं करना कि किसान कई बार अंदाजा करते हैं, हाँ, बिल्कुल वो कौन सा तकड़ी बाट रख के बैठे, मगर इसमें लेना पड़ेगा, हमें बिल्कुल तोल के लेना पड़ेगा। उसको आधा किलो शाम के टाइम पानी में घोल के रख दे 1 किलो के हिसाब से जी। और यूरिया 2.5 किलो, 2.5 किलो का मतलब 2.5 किलो ही लेना है। आधा किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो यूरिया, दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स नहीं करना, उनको अलग से घोल के रखना है। यूरिया जब हम स्प्रे करेंगे, अगर तो हम सिंपल डोली से कर रहे हैं तो 6-7 डोली करते हैं, तो उतने हिस्से बना लेने यूरिया के बराबर, ठीक है। एक हिस्सा उसके अंदर डाला और साथ में उसमें से एक हिस्सा उसका लिया, जितना घोल बनाया हमने उसको बराबर घोल को हिस्सा छान के, अगर 6 डब्बे पानी लिया था तो 1 डब्बा पानी उसके अंदर डाल के उसको घोल बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम ड्रम से स्प्रे करते हैं तो इकट्ठा घोल 4 किलो का, 3 किलो का, जितना भी हमारा टैंक है, हाँ जी, तो उसका 3 किलो का घोल हम इकट्ठा बना के स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा यही रखनी पड़ेगी, 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक। जिंक हमें शाम को घोल के रखनी पड़ेगी क्योंकि वो साथ में घुलती नहीं है वो, और ज़्यादा घोलेंगे तो वो कई बार पौधों पे, पत्तों पे जलन की चिन्ह आ जाते हैं, उसमें निशान रेडनेस आ जाती है। रेडनेस आ जाती है। तो डॉक्टर साहब हमारे इस क्षेत्र में किस किस तरह की बीमारियां आती हैं धान पे, और उसके लिए क्या क्या कीटनाशक उपलब्ध हैं और उनकी क्या मात्रा रखनी चाहिए? बीमारियां जो आती हैं उसके लिए मैंने पहले आपको बताया कि उसका बीज उपचार ही सबसे बड़ा साधन उससे निजात पाने का, क्योंकि एक बार खेत में बीमारी आएगी तो वो नुकसान करके चली जाएगी और उसका रिवर्सल नहीं है कि हम स्प्रे भी करेंगे तो मगर वो पौधा खराब हो गया तो उसकी ईल्ड तो चली गई, रुक जाएगी, मगर वो उस पौधे पे ईल्ड दोबारा नहीं आएगी, जो धान खराब हो गया। तो इसका मेन है कि जो बीज उपचार करें हम, एक तो पानी वाला उपचार था जो नमक के पानी के घोल में, और दूसरा जो ऊपर दवाई लगा के 24 घंटे तक उसको डुबो के रखना है, तो उससे काफ़ी बीमारियां हमारी हल हो जाएंगी। उसके बाद खेत में बीमारी आती है तो उसका बीमारी की अवस्था देखते हुए उस पर स्प्रे किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि खेत में निरीक्षण करना पड़ेगा रेगुलर जी, कि किसी को देखा देखी स्प्रे नहीं करनी,
किसी अनजान आदमी से या किसी जिसके बेनिफिशियल, जिसके उसके हित जुड़े हुए हैं, उसको कमाई हो रही है, पड़ोसी के देखा देखी नहीं करनी। हाँ, पड़ोसी ये कर रहा है तो हमने भी करनी है। कृषि विभाग से सलाह करके जो जरूरत है वही स्प्रे करनी है। अमूमन जो बीमारियां आती हैं, एक तो ब्लास्ट जी रोग आता है, इसके अंदर पत्तों के ऊपर आंख जैसे ब्राउन कलर के धब्बे या स्पॉट्स बन जाते हैं जो बाद में फैलने लग जाते हैं। तो उसको शुरुआती अवस्था में हम देख लेते हैं कि ब्लास्ट की समस्या लग रही है। ज़्यादातर ये बासमती धान में ही आती है, पीआर ग्रुप में नहीं तो आती। ये एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है या एक्सेस की वजह से नहीं होता, ये थोड़ा सीजन की वजह से या उसकी वजह से आता है कि उसके स्पोर्स होते हैं उस टाइम, ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ जाती है। अच्छा, तो उसका शुरू में हम देखेंगे जब 2-3 पत्तों थोड़ा उसमें आ रही है, तो फर्स्ट डोज हम ट्राईसाइक्लाजोल 120 ग्राम की डोज उस टाइम हम कर सकते हैं, जो बीम या बान के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। जी अच्छी कंपनी की पक्के बिल के साथ लेके उसका स्प्रे करना है। बिल जरूर लें। बिल जरूर लें, ये मैं हमेशा आपको कहूँगा कि बिल किसान भाई जरूर लें। और दूसरी डोज अगर 50% जो निसार आ जाता है, जो धान का निसार आ जाता है, 50% बलियाँ निकल आती हैं, तो उस टाइम तक एक स्प्रे और कर सकते हैं अगर ब्लास्ट की समस्या नजर आती है खेत में। ठीक है जी। इसके बाद स्प्रे नहीं करनी। इसके बाद स्प्रे करते हैं तो क्या होगा कि सीधा फुहारा उसके ऊपर लगता है दाने के ऊपर, तो दाना खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी गिरती है, दाने दागी हो जाते हैं। नहीं, कई तरह की सुंडियां भी आती हैं, पत्ता लपेट सुंडी और 2 तरह की सुंडियां मेन आती हैं धान के अंदर। एक तो पत्ता लपेट सुंडी जो आपने अभी जिक्र किया, और दूसरी आती है गोब वाली सुंडी। तो दोनों में से जो पत्ता लपेट सुंडी है, ये ज्यादातर खाद की जो मात्रा ज्यादा डालते हैं उसकी वजह से आती है। पत्ता वो हो जाता है, हरापन ज्यादा आ जाता है, हल्का हो जाता है, तो सुंडी उसके अंदर जाके उसको अपने ऊपर लपेट लेती है। ठीक है जी। पत्ते को ऐसे घुमावदार कर लेगी, इसलिए उसको पत्ता लपेट हाँ, बोलते पत्ता हैं। लपेट बोलते हैं। और उसके अंदर ही अंदर वो खाती रहेगी उसको। तो वो अगर ज्यादा नहीं है, विजुअल उसको हम देखते हैं कि हर एक पौधे में दिख रही है, ज्यादा है, तो उसका स्प्रे करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो हम पानी का सिंपल फुहारा भी कर देते हैं, उससे मर जाती है उसके। तो क्या स्प्रे है उसका, क्या कौन सा कीटनाशक उपयोग करें उसके लिए? कोई भी हल्का, जैसे रोगोर है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई भी हल्की जो स्प्रे है उसका स्प्रे, वैसे तो हम रिकमेंड नहीं करते, खाने वाली फसल है तो ज्यादा स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल आप कोई भी और स्प्रे बाद में करोगे, या जैसे जिंक सल्फेट और यूरिया की स्प्रे उसी से मर जाएगी, उसी से भी खत्म हो जाएगी। अच्छी तेज बारिश आ गई तो उससे भी खत्म, बारिश से भी खत्म हो जाएगी। मतलब पानी से मरने वाली सुंडी हाँ है ये। और जो गोब वाली सुंडी है डॉक्टर साहब? गोब वाली सुंडी है सर, उसके लिए ये जब टाइम होता है इसका 30 से 50 दिन का, तब ये महत्वपूर्ण है, उस टाइम आती है। तो 30 दिन पे हमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड एक दवाई आती है, उसका 7.5 किलोग्राम रेत के अंदर घोल बना के मिला करके सूखा पाउडर उसको खेत के अंदर डालना चाहिए। तो ये जड़ों के अंदर रहेगी, और जैसी गोब की सुंडी जड़ से ऊपर आती है। अच्छा, ये गोब की सुंडी जड़ से स्टार्ट होती है? जड़ नीचे जड़ में होगी, वहां से अंदर से चुरा करके शीत के अंदर जाके ऊपर इसको खत्म कर देती है अंदर से। अच्छा, मतलब ये दवाई जड़ में डालने की, हाँ, वैसे जड़ में कीड़ा नहीं होता, मगर होता वो गोब के अंदर है, जाता है जड़ के पास से, नजदीक से जाता है वो। तो जो गोब में पहुंच चुका होता है डॉक्टर साहब, तो वो इसलिए तो उससे नहीं मरेगा? नहीं, ये इसका सिस्टेमिक असर होता है ये, क्योंकि गोब वाली सुंडी अंदर चली जाएगी तो कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। उसके लिए सिस्टेमिक दवाइयां होती है, उसके रस के अंदर चली जाएगी, पौधे के अंदर, पौधे के रस में चली पौधे के रस में चली जाएगी। जैसे ही उसको खाएगी तो वो उसको असर कर देगी अपने, उसको चाहे तो बेहोश हो जाएगी या मर जाएगी? मरी जाएगी वो। अच्छा, उससे मरी जाएगी। तो इसका प्रकोप 30 दिन पे रहता है, या उसके बाद 50 दिन पे दोबारा आता है। तो 30 दिन पे 50 दिन पे इसका 7.5 किलो डालना चाहिए। ऐसे ही एक रीजेंट केमिकल भी है, उसका भी 7.5 किलो है, वो भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो, जो किसान का मन करे उसको डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ये देखने में आता है कि जो बासमती चावल है वो, और जब एक्सपोर्ट होता है तो वहां से लॉट उनके रिजेक्ट हो जाते हैं, ये कहते हुए कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। वो क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि हम देखा देखी अंधाधुंध स्प्रे कर लेते हैं, कभी जरूरत नहीं होती, किसानों के हित में नहीं है, मगर जो बेचने वाले हैं उनके हित में होता है। तो एक ही चीज़ की वो 2-2 दवाइयाँ दे देते हैं कि ये भी डाल दे, ये भी, दोनों मिक्स करके डाल दो। कई बार हमने देखा है फील्ड में जाते हैं तो एक ही ड्रम के अंदर 3-3 दवाइयाँ घोल के बना रहे होते हैं, मगर लगभग सेम ही टेक्निकल होते हैं। तो किसानों को ये है कि भी अलग अलग करें स्प्रे अलग अलग करें, 2 का घोल ना बनाए। कई बार फंगीसाइड और वो भी मिला देते हैं, तो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना। तो कृषि विभाग की तरफ से, जो HEU की तरफ से, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो पैकेज प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं सभी फसलों के अंदर,
ये मेरे पास खरीफ की है, ऐसे ही रबी की भी आती है, रबी की फसलों के लिए, तो ये अपने पास रखनी चाहिए। तो इसके अंदर सभी तो ये यूनिवर्सिटी फ्री दे रही है या इसकी कोई कॉस्ट रखी है यूनिवर्सिटी ने? कॉस्ट रखी है सर, फ्री तो नहीं दे पाएगी इतना सब किसानों को। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, सब बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, सभी रिकमेंडेशंस हैं। ऐसे ही हरियाणा खेती के नाम से एक मैगजीन भी आती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत पुरानी मैगजीन है, बहुत ही सस्ती है। इसको आप वार्षिक या लाइफ टाइम इसका वो लेके सब्सक्रिप्शन लेके, तो उसको आपको समय समय पर जो गतिविधियां खेतों के अंदर अपनानी है, जो मौके के सभी फसलों के लिए उपाय हैं, वो सभी उसमें आते रहते हैं। वैज्ञानिकों की सलाह, सभी सब जो न्यूनतम तकनीक है, जो नवीन तकनीक है, वो सभी किसानों तक पहुंच जाती है। धन्यवाद डॉक्टर गगनदीप जी, जो Thank you, sir. फतेहाबाद में हमारे यहाँ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। आज उन्होंने हमारे धान के किसानों को धान कैसे लगाएं और धान लगाने के बाद क्या क्या तकनीक अडॉप्ट करें, किस तरह से वाटर मैनेजमेंट करें और क्या क्या पेस्टिसाइड, फंगिसाइड क्या क्या यूज करें और कितनी मात्रा में यूज करें। खास बात उन्होंने कही कि हमारे किसान दो दवाइयों को मिला के स्प्रे कर रहे हैं, जिससे उनका ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही कि बिल जरूर लें, और तीसरी बात उन्होंने कही कि बेवजह नाइट्रोजन यूरिया का उपयोग ना करें। आमतौर पे देखने में आता है कि किसान ज़्यादा फसल के लालच में नाइट्रोजन का उपयोग करता है, जिससे उनका फसलों का फुटाव बिना वजह दोबारा से हो जाता है और फसल अलग अलग तरह से पकती है, अलग अलग टाइम पे पकती है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। आज डॉक्टर गगनदीप जी ने हमारे दर्शकों को बड़े अच्छे से, बड़े साधारण तरीके से बताया कि किस तरह से धान की खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड लें, ताकि जो सरकार का भी एक उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी हो। अगर हम सरकार द्वारा, सरकार के ऑफिसर द्वारा बताई गई तकनीक का उपयोग करेंगे, इससे हमारी लागत तो निसंदेह कम होगी। जब लागत कम होगी और ईल्ड बढ़ेगी तो हमारी आय भी बढ़ेगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज डॉक्टर गगनदीप जी का, और सभी स्ट्रीट मेल टीवी के दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वे यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलेंगे दूसरी कड़ी, साड़ी खेती की दूसरी कड़ी में, जिसमें हम नरमे के बारे में, नरमा की, कपास की फसल के बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।